नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आपका स्वागत है। बीजेपी में सोशल इंजीनियरिंग के उस्ताद और आरएसएस के कट्टर समर्थक के गोविंदाचार्य अब अपना संन्यास छोड़कर फिर से राजनीति में वापस लौट रहे हैं। गोविंदाचार्य अपनी बेलाग बातों और रहस्यमय पर्सनालिटी से हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। शायद यही पार्टी में उनके उतार चढ़ाव का कारण भी है। शब्दों के जादूगर गोविंदाचार्य आम तौर पर बात घुमा फिरा कर ही करते हैं, तो आज करते हैं उनसे सीधी बात। आप कभी सीधी बात तो करते नहीं है, ये आपकी इमेज है, परंतु मैं आज कोशिश करूंगा कि कुछ सवाल आपसे मैं पूछूंगा ऐसे जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। कोशिश करूंगा। पहला सवाल ये है कि आजकल आप आरएसएस में हैं कि नहीं है? पूरी तरह से स्वयंसेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। आप प्रचारक हैं कि नहीं है? प्रचारक नहीं हूँ। आपकी रोजी रोटी के क्या साधन अगर प्रचारक नहीं है तो? व्यक्तिगत रूप से मेरे कई मित्र हैं, मेरा परिवार, बड़े भाई लोग 3 हैं। इससे मिलाकर मेरी जो जरूरत की चीजें बहुत थोड़ी हैं। आपके दोस्त आपके ख्याल करते हैं सारे के सारे। आप बीजेपी के साथ हैं कि नहीं है? बीजेपी में राष्ट्रीय कार्य समिति का जिम्मेदार सदस्य हूँ। क्या उनकी पॉलिसीज में आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते? एकात्म मानव दर्शन ही मूलतः सिद्धांत है, इस पर मेरी पूरी निष्ठा है। नहीं, बीजेपी की पॉलिसी आपकी नेशनल तो स्वाभाविक है, जो भी राष्ट्रीय कार्य समिति की ओर से प्रस्ताव पारित होगा उसको मैं अंग के नाते स्वीकार करना मेरा स्वभाव है। आप शादीशुदा हैं कि नहीं है? ना। आपने कभी मोहब्बत भी की है? ये तो व्यक्तिगत बात है। एक समय कभी मन में हाँ या ना मैंने कहा? हाँ, मन में भाव उठा था। तो आपको कभी मोहब्बत कभी घृणा हो जाती है, तो इस बार आजकल पार्टी से नाराज हैं आप? ना, पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा, लगाव यथावत है। तो आप उनके साथ क्या प्यार का दौर चल रहा है या घृणा का दौर चल रहा है? मैं पार्टी के संदर्भ में इस रूप में सोचता नहीं हूँ। पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते केवल मैं सोचता हूँ। वाजपेयी जी की सरकार है, उनसे आपका क्या प्रेम है? हाँ, उसके सरकार के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ता मैं भी हूँ। उसकी आर्थिक नीतियों से आप पूरे आर्थिक नीतियाँ जो है वो एनडीए की हैं, तो आज मैं समझता हूँ कि एनडीए के नाते से जो सोचना पड़ेगा। आर्थिक नीतियाँ ठीक है या गलत है? कौन सी जो आज एनडीए की या वाजपेयी जी जिनके नेतृत्व करते हैं? इसमें ब्लैक एंड व्हाइट हो नहीं सकता ना। कई सीमा तक ठीक है, कई सीमा तक कठिनाइयां हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, पार्टी की लीडरशिप जो कर रही है, क्योंकि आप पार्टी में 9 साल या 10 साल महामंत्री रहे हैं, तो उस 9 साल के अंदर पार्टी में आपने इवॉल्व किया, तो वही पार्टी आज उसके एक स्वयंसेवक जो आपके प्रचारक भी रहे थे वही उसको लीड कर रहे हैं। तो जो कुछ कर रहे हैं उतना कितना सहमत? मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल। उसी नाते जितना संभव है अधिक से अधिक बेहतर वही है ये सरकार कर पा रही है। पॉलिटिक्स इज नॉट इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। आर्ट ऑफ बेस्ट पॉसिबल, फॉर दैट आल्सो वन हैज टू स्ट्राइव। वही ये सरकार कर रही है, इसलिए इसकी नीयत के बारे में मैं पूरी आस्था रखता हूँ। मंत्रियों की नीयत नहीं, पूरी सरकार की परफॉर्मेंस की नीयत तो जनहित साधना ही है, उसमें मेरे मन में कोई भी दो मत नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच के स्टेज से आरएसएस के चीफ जो है सुदर्शन जी ने काफी कुछ कह दिया, एंटी नेशनल कह दिया। ठेंगड़ी साहब ने भी बहुत बड़ी गालियां कई बार दे दी उन्होंने। बड़े बड़े शब्द जो हैं, एडजेक्टिव जो कहीं नहीं मिलते उस तरह के जो के आप उस संस्था से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने तो कभी भी नहीं कहा। नहीं, उस संस्था ने जो कहा आप डिसोन कर रहे हैं उसको? नहीं, मेरी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के भी काम को देखता रहता हूँ और स्वदेशी जागरण मंच की गतिविधियों से भी वाकिफ हूँ, और दोनों की आवश्यकताएं, दोनों की संभावनाएं और दोनों की सीमाएं, लिमिटेशंस। आप गोविंद जी ऐसा लगता है फुटबॉल की टीम में हैं, पर रेफरी भी हैं, गोली भी हैं, ऐसे ही संयोग से। मैं उसका भी सदस्य हूँ, उसका भी सदस्य हूँ, पर मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। देखिए, मैं रेफरी के नाते भी अपने को मानता नहीं हूँ, प्रेक्षक भी हूँ, कार्यकर्ता, पार्टिसिपेटरी रोल भी मेरा है, लेकिन साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि मैं सेम साइड गोल कभी नहीं करता। इसलिए आप कुछ बात नहीं कर रहे क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं है आजकल। क्या आप ये भी माना जा सकता है पार्टिसिपेटरी रोल, कंट्रीब्यूटरी रोल, इसी को मैं हमेशा से करता रहा हूं, और डिसीजन मेकिंग तो कलेक्टिव होती है, और कार्य समिति के नाते डिसीजन बाइंडिंग भी है। आप तो खुद ही सेम साइड पे गोल कर देते हैं कई बार, वाजपेयी जी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। कभी नहीं किया आपने? कभी नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने कहा उनके जेतु मुखौटा है पार्टी का। वो छपा था, मेरे नाम से छपा था, मैंने बयान नहीं दिया था, एक कॉलम के अंतर्गत टिप्पणी लेखक ने लिखी थी, मैंने तुरंत प्रतिवाद किया था। जो डायरी लिखी थी आपने, आपके हाथ से लिखे हुए जो कागज छपे थे कुछ? नहीं, कागज छपे थे, वो मेरे ही हस्तलेख के थे, वो 1992 के थे, जो छपे थे 97 में। और वो भी क्यों लिखे थे, मैं अपना आत्मालोचन कर रहा था कि मेरी जीवन यात्रा में क्या क्या हुआ, क्या क्या कठिनाई आई, मेरा असेसमेंट क्या है, मैं कहाँ फॉल्ट में हूँ। अच्छा, वो तो आपके फॉल्ट है ना आपकी संस्था के? आत्मनिरीक्षण हमेशा कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। तो आपने तब कह दिया कि चाल चरित्र चेहरा बदलना। वो मैंने 93 में कहा था। चुनाव परिणाम डायरी तो आपने 92 में लिखी और 93 में 93 में क्या था, टीवी इंटरव्यू में गया था इसी प्रकार, चुनाव परिणामों के बाद,
उन्होंने कहा था कि क्या पाठ सीखते हैं आप, ठीक है आप हार गए। मैंने कहा था हम लोग हमेशा सफलता और असफलता में नहीं फंसते, दोनों से हम पाठ सीखकर आगे बढ़ते हैं। तब उन्होंने पूछा था कि कौन सा पाठ, क्या सीखा आपने? तब मैंने उत्तर दिया था कि मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी में समाज के जो तबके आज तक शिरकत ठीक से नहीं कर पाते हैं, अपना नहीं पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना, अपनाने के लिए प्रवृत्त करना हमारा काम है। इसी को मैंने सोशल इंजीनियरिंग कहा, इसी को मैंने चाल चरित्र चेहरा बदलने की जरूरत है, ये भी मैंने कहा। गुरु जी आप बड़ा कलाकार हैं, मुझे लगता है कि जब हार जाते हैं तो अपना कोई ना कोई फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाती है आपको, दार्शनिक बन जाते हैं आप, एक फिलोसफर बन जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि आखिर हार और जीतने से आगे बढ़ना लक्ष्य की ओर, यही तो उपाय है। ये करना भी चाहिए, हर एक को करना चाहिए। और एक पार्टी के कार्यकर्ता करना तो मेरा भी धर्म वही है, इसलिए सीखना चाहिए ना। कि आप चाल भी बदलिए, चरित्र भी बदलिए, चेहरा भी बदलिए। मतलब क्या? मतलब ये है कि गांव के लोग अधिक शिरकत कर पाए तो दिन में मीटिंग होनी चाहिए, रात में मीटिंग करेंगे तो शहरी लोग आ पाएंगे। जैसी एक ये बात नहीं, आप जब कहते हैं चाल और चरित्र, इसका चेहरा अर्थ बदलने की इसका जरूरत अर्थ है। यही है कि जो आज तबके हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, वे तबके अगर चेहरा, उनका चेहरा दिखाई पड़ेगा तो अपनापन उनको भी लगेगा। उनकी बात जाके पैर में फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो आप किस चेहरे के रेफरेंस में कह रहे थे, कौन सा चेहरा बदलना नहीं, होगा व्यक्ति, आपको? वही मैं कहता हूँ, इसमें इंडिविजुअल्स का कोई विषय ही नहीं है। पार्टी की जो कलेक्टिव पर्सनैलिटी होती है, वो कलेक्टिव पर्सनैलिटी संपूर्ण समाज को समेटे हुए होना, ये मेरा अर्थ था जब मैं चेहरे की बात करता हूँ, इंडिविजुअल्स का नहीं। तो आप इतने साल से आरएसएस में हैं, इतने साल से बीजेपी में हैं, तो आप ये सब कर तो पाए नहीं? नहीं, करते जा रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं भैया, हजारों साल की समस्याएं कई हैं, तो समस्या सुलझाने में 100 साल तो लगना चाहिए। मतलब हजारों साल की समस्या की बात है, राजनीति आपकी हम पार्टी तो राजनीति, इसीलिए राजनीति में मैं लंबे काल क्षितिज के तहत काम करता हूँ। इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स इज ए मिशन, नॉट ए प्रोफेशन, नॉट ए कैरियर। तो आरएसएस में एक बार कहा था कि 3% जब हिंदू हैं हमारे सदस्य बन जाएंगे तो हम सारे समाज का परिवर्तन कर देंगे। जी। तो आप 3% से लगभग ज्यादा ही होंगे कि नहीं? ना। अभी नहीं है, आपका लक्ष्य पूरा नहीं रोज हुआ। शाखा जाने वाले, देखिए 40,000 शाखाएं हैं, तो स्वाभाविक तौर पर भी 6 लाख शाखा में रोज जाते होंगे। आबादी है 100 करोड़, आप कल्पना कर लीजिए। मतलब आपकी जो राष्ट्र की कल्पना थी जो आरएसएस ने की थी, उसमें लगता है अभी लक्ष्य पाने में आप अभी पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, आपको कई साल लगेंगे, कई सैकड़ों साल लगेंगे। नहीं, इसमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं होता है आपकी ज्योमेट्री की परिभाषा क्या है? एक नियम नहीं लागू होते। जैसे क्रिटिकल पोजीशन पहुंचती है ना, तो क्रिटिकल सिचुएशन के बाद एकदम से तो जब आप फेल हो जाए तो बढ़ाव उसको आप ऐसी ज्योमेट्रिकल अर्थमेटिक बात एकदम करने की बढ़ाव हो जरूरत जाएगा। ये अनुभव है, ये तो जीवित सृष्टि का अनुभव है। है। अभी तक आप सफल कितने हुए हैं? हम आज इतना तो हो गया, आप भी मानेंगे कि देश ही नहीं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा एक्टिविटी और संख्या वाला स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छोड़कर दूसरा कोई नहीं। ये तो हैसियत आज बन गई, लेकिन हमको इससे समाधान नहीं है। कंपैरिजन हमको किसी से क्या करना, हमारा देश दुनिया का सिरमौर बने, हमारा लक्ष्य तो ये है। तो आरएसएस के जितने भी सिद्धांत है उसको आप लागू करते रहेंगे बीजेपी के अंदर भी? मैं मानता हूं कि वो सिद्धांत सेक्टेरियन नहीं है, क्योंकि संघ तो संपूर्ण समाज का चिंतन करता वो है। सेक्युलर है? वो सेक्टेरियन नहीं है, सेक्युलर तो क्या यूनिवर्सलिस्ट मैसेज है उसका। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, उस हिंदुत्व में मजहब परस्ती नहीं है। तो आपका कोशिश ये होगी कि आरएसएस के सिद्धांत दोबारा से बीजेपी के ऊपर आप लागू करेंगे? बीजेपी के ऊपर तो है ही। जब बीजेपी ने एकात्म मानव दर्शन को 1986 में बेसिक फिलोसॉफी स्वीकृत कर लिया, और वही आम कार्यकर्ताओं के लिए काम की प्रेरणा है, ऐसा मैं मानता हूं। तो आरएसएस के, मैं बार बार सवाल आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आरएसएस के कार्यकर्ता अभी भी हैं, जैसे आपने शुरू में कहा, तो आरएसएस और बीजेपी भी कार्यकर्ता हैं, दोनों में जो संघर्ष चल रहा है इस वक्त, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? मैं कोई संघर्ष नहीं देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं कि समन्वित भूमिका ही है। गोविंद जी, आपको लगता है आरएसएस और बीजेपी में कोई भी संघर्ष नहीं है? ये है या नहीं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, सीधी बात में आपका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के बीच में मंडराते गोविंदाचार्य जी से। गोविंद जी, आपने एक स्टेटमेंट में देखा अखबारों में, कितना सच है कि आपकी पार्टी, जिसके आप कहते हैं अभी तो आप नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, टाई और कोट की कल्चर से प्रभावित है। क्योंकि आप तो कुर्ता पहनते हैं, टाई कुर्ता पहनने देखा नहीं, आपको शौक नहीं है लगता। ये क्या मतलब क्या है इसका? आपके टाई से दुश्मनी है, कोट से दुश्मनी है, या व्यक्तियों से दुश्मनी है? मैंने टाई सूट की बात तो कहा है। हाँ, बात आई थी एक प्रश्न के रिस्पांस में, मैंने कहा था कि ऐसी कल्चर हमारी पार्टी की मुख्य धारा नहीं है, मैंने ये कहा था। प्रश्न ये था, टाई कोट पहनना मुख्य धारा नहीं है या आपकी तरह कपड़े पहनना मुख्य धारा मैंने है? टाई सूट का कोई टिप्पणी की ही नहीं थी। प्रश्न था
कि ऐसी कल्चर जो संपूर्ण राजनीति में आज छाती जा रही है, उसमें आप क्या अपने को फिट पाते हैं? अनफिट तो नहीं पाते, ये प्रश्न था। तो आपकी दुश्मनी एसी से भी है, एयर कंडीशनिंग? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो मेरा उत्तर ये था कि ऐसी कल्चर कहीं कहीं दिखाई पड़ता होगा, वो पासिंग फेज है और हमारी पार्टी की तो मुख्य धारा वो नहीं है। आपके कहने का मतलब जो कि अगर आपकी पार्टी सरकार में आ जाती है, सब एयर कंडीशन उतार के रख देने चाहिए क्या? ना, मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है टेम्पररी फेज है, सरकार में आएंगे तो फेज है। ये जनरल पॉलिटिक्स की बात थी, हमारी पार्टी सरकार के बारे में सवाल नहीं था। तो मैंने उस पर मेरा रिस्पांस दिया था कि ऐसी कल्चर मेरी पार्टी की मुख्य धारा नहीं है। ऐसी कल्चर से मतलब क्या है आपका? एग्जैक्टली। हाँ, बताइए ना क्या कल्चर है? ऐसी कल्चर ये कि आराम से, या मैंने एक जगह सुना था, मैं फिर बताता हूँ। एक ने कहा था कि इफ यू वांट टू हार्म एन ऑर्गेनाइजेशन, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एक, मेक द कैडर कंफर्ट लविंग, मेक द लीडर स्टेटस कॉन्शियस। ऐसा विषय था। अच्छा, ऐसा विषय था। तो मैंने कहा था कि हमारी पार्टी में ये नहीं है, हमारी कैडर पार्टी है, हम स्तर भेद नहीं करते, स्टेटस कॉन्शियस हम नहीं रहते और कंफर्ट लिविंग भी हम नहीं करते। पार्टी का आम कार्यकर्ता यही करता है। तो आपका मतलब ये आपका मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तो जब मुख्यमंत्री बन जाए तो सड़क पे बैठ के काम करे ना, या आपकी तरह बनियान पहन के बैठा है दफ्तर के अंदर? कंफर्ट लेवल से क्या मतलब है? कपड़े अच्छे पहनना और अच्छी गाड़ी में बैठना ये इररिलेवेंट है, ज्यादा महत्व का विषय ये नहीं है। ये काम को एफिशिएंट करता है ना आदमी। किस बात से? इसलिए वर्क एफिशिएंसी के लिए जो जैसे कंप्यूटर्स है आवश्यक है, उसे कोई इनकार क्यों करे? तो प्रतिगामी होना यानी क्या कहते हैं रिट्रोग्रेसिव या कंजर्वेटिव, दकियानुसी, वो विचार नहीं है। लेकिन हमेशा ये मानना है कि हमेशा जब पार्टी कार्यालय में आम आदमी जो मैला कुचैला भी हो वो आवे कार्यालय में, तो ऐसा माहौल रहे कि उसको पैर ठिठके ना कार्यालय में प्रवेश करने। टाइल्स नहीं लगी होनी चाहिए, फिसले नहीं पैर उसका। अपने अपने घर में व्यवस्थाएं अपने ढंग की हो और कैडर बेस्ड पार्टी के नाते से, मास ओरिएंटेड पार्टी के नाते से जो वर्क, इंग्लिश टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, वॉश बेसिन नहीं होनी चाहिए, आवश्यक के अंदर टिश्यू नहीं होने चाहिए, तौलिए नहीं होने चाहिए। मेरा कहना है डिजायर बेस्ड नहीं, नीड बेस्ड, और नीड्स भी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। जी, मेरे को लगता है, आपको लगता है जिंदगी की जितनी अच्छी चीजें हैं उनसे आपकी नफरत? क्यों? कार से, एसी से, अच्छे कपड़ों से ना। कोई इसके पीछे कोई हिस्ट्री है कि आपको बहुत चोट लगी है कहीं? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, सृष्टि में सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों एस्पेक्ट्स हैं। एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए। सादगी का अर्थ गंदगी नहीं है, सादगी का अर्थ व्यवस्थितता है। लेकिन सादगी का अर्थ केवल ऑपुलेंस या गॉडी या एकदम हावी होने वाली ऑफुल, वो भी नहीं है। इसलिए आपका कभी भी पर्सनल संबंध भी रहे ऐसे व्यक्ति से, जैसे उमा जी के बारे में कहा जाता है, वो भी सन्यासी हुए हैं, उनको भी लगता है कि वर्ल्डली जो चीजें हैं उनके साथ कोई भी उनका संबंध नहीं रहा। नहीं, एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन था। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो महिला भी हैं, राजनीति में हैं, संत हैं। उनके बारे में जिससे ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं कि मैं उन्हें संत के नाते आदर करता हूँ और उनके बारे में उड़ी हुई अनेक विषय की बातें, जो मेरे संबंध की भी बातें रहती हैं, मैं उनको मानता हूं कि बहुत ज्यादा चर्चा में लाना उचित भी नहीं है, अर्थहीन है। एक बार की बात थी, मैंने बहुत साफ साफ कह दिया था और वो बात वहीं खत्म हो गई। उन्होंने भी कहा आपके बारे में कि वो शायद सोचती थी कभी शादी आपसे कर लेते। इसलिए एक व्यक्तिगत बात थी जो 1991 में पूरी हो गई, खत्म हो गई। उसका बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो संन्यास ले लेने के बाद मैं उनका आदर करता हूँ, अच्छी मित्र भी हैं और मेरा ऐसा मानना है कि आज की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए ऐसे विवादों को उछालना ये अल्टीमेट कॉज को नुकसान करता है, व्यक्तियों की बात नहीं है। संपूर्ण माहौल में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसलिए ऐसी टिप्पणियों से बचना। कोई शादी करे या नहीं करे, इससे उनकी राजनीति में कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो लोग कहते हैं ऐसी बात करनी नहीं चाहिए उनको। मैं कहाँ कहता हूँ। और 92 से पहले जो आप कह रहे हैं आपके उनके साथ संबंध थे जी, कभी आप दोनों ने सोचा था कि विवाह भी हो सकता है? एक समय बात चली थी, मैंने कहा था, पहले भी कहा था, वो बात खत्म हो गई, ये भी मैंने कहा। तो उसके बाद बार बार इन विषयों को, तो आज के राजनीतिक माहौल में महिलाओं की सहभागिता के लिए ये चीजें, विवाद बार बार उछाला जाना जिसमें कुछ बात नहीं है, तो बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधिले ही होना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। आप दोनों का संबंध आपका एक दोस्त के नाते निश्चित है और रहेगा। मैं उनका आदर करता हूँ, वो भी आपका आदर करती हैं। मतलब विवाह की आप कोई फ्यूचर में कोई संभावना नहीं है? देखिए, आगे के बारे में कभी किसी ने कोई दावा किया हो, करना चाहता हो, वो उचित नहीं है। आज मैं यही कहूंगा, ऐसी कोई भी बात। आपकी आयु कितनी है? मेरी 57 हो चुकी। तो आप शादी की बात सोच सकते हैं कभी? एक जीवन शैली में जिसमें मैं रच बस गया हूँ, आज मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु फ्यूचर के बारे में आप कह नहीं सकते। इन विषयों के बारे में किसी भी मनुष्य को कोई दावा नहीं करना चाहिए। भगवान अहंकार नहीं सहते।
मतलब अटल जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो लगा कि आप भूल भला गए हैं, तो आपको दोबारा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनसे कैसे डील करना है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि आप जाना चाहिए आपको। ये सोच अटल जी के प्रति अन्याय होगा। अटल जी का मेरे बारे में कोई दुर्भाव होने का कोई कारण नहीं है, और आपका भी नहीं उनके मैं प्रति। उनका आदर करता हूँ, वे मुझे स्नेह करते हैं, इसलिए दूसरा कुछ नहीं है। फिर कौन चाहता है कि आप पार्टी में नहीं रहे? कौन? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो स्वयं कहा ना, अध्ययन अवकाश तो मैंने लिया। क्यों? क्योंकि देश के व्यापक संदर्भ में मेरा मानना है कि भूख और बेरोजगारी जो दो मूल समस्याएं हैं, उसका समाधान इस अंधाधुंध वैश्वीकरण से संभव नहीं है, और मेरी आशंकाएं पुष्ट होती जा रही हैं। पिछले 10 वर्षों में गैर बराबरी बढ़ी, महिलाओं की स्थिति बदतर हुई और बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। ग्रामीण गरीबी विशेष नहीं घटी है। तो 3 साल 4 साल आपकी सरकार के हो गए, इसीलिए मैं कहता हूँ, कुछ कम तो हुआ नहीं। इसलिए उसका कारण है कंटिन्यूटी के नाम पर जो एग्रीमेंट है WTO का, उसकी बाधा तो है ही। खाली WTO ही कारण है सबका, आपको लगता है? अंधाधुंध वैश्वीकरण में माहौल बनाने में शुरू से जो चला आया है विषय, वही कारण है ज्यादा। अभी आप सुना है काफी मंदिरों में गए, पीछे घूमते रहे 2-4 दिन। हाँ, मैं तो एकांतवास में रहा, चित्त शुद्धि। अभी कल परसों भी आप गए मंदिरों में, दर्शन किया आपने? स्वाभाविक था, जब आगरा से लौटा तो मैं लौटता हुआ वृंदावन रुका था। उसके पहले गायत्री परिवार के जो संस्थापक यूपी के मंदिरों में जाने का मतलब क्या, कोई राजनीति रिवाइव करने वाले हैं मंदिर बनने की? मैंने उस दिशा में सोचा भी नहीं था, और मेरी व्यक्तिगत आस्था है। पर RSS के कार्यकर्ता नाथुमा जी ने यहाँ कहा था एक बार कि मंदिर तो वहीं बनना चाहिए, आप भी उसको सब्सक्राइब करते हैं? हाँ, मेरी वो आस्था है कि मंदिर वहीं बनना चाहिए। स्वाभाविक है, नहीं तो क्या मक्का में बने? राम का मंदिर तो अयोध्या में ही बने, जन्म स्थान पर भी बने, स्वाभाविक है, सब लोग मानेंगे, कौन नहीं मानेगा इसमें? कहीं और भी बन सकता है, अयोध्या में? हाँ, हजारों मंदिर तो है, लेकिन क्या जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, ऐसा कोई कहेगा? ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे इनडायरेक्टली विद इन सबोटाज करने की? आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप अंदर पार्टी में रह के सबोटाज कर रहे हैं। मेरी कभी नीयत वैसी रही नहीं है, मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। मैंने हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूटरी रोल प्ले किया है, वही मेरी आस्था है। और जहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ, चुनाव में पार्टी अच्छा करेगी। वाजपेयी जी शायद ये बात नहीं मानते, आप तो उनके मुखौटे की बात करते रहे। जब आपने कहा कि आपने नहीं, कभी नहीं कहा, कभी सोचता भी नहीं था, कभी कहा भी नहीं मैंने। वाजपेयी जी मानते हैं, आपको लगता है कि पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं आप पार्टी के लिए? हाँ। आपको कहा उन्होंने, बुला के? आप कब मिले थे वाजपेयी जी को? आज से कितने साल पहले मिले थे? राष्ट्रीय कार्य समिति बैठकों में तो भेंट होती ही रही। बाद पीछे की लाइन में बैठे होंगे आप उसमें। कब भेंट हुई है 1 to 1 से वाजपेयी जी? तो 1 to 1 भी मेरा 1 वर्ष पहले हुआ है। आखिर 7 महीने तो मैं बाहर ही था। संन्यास लेने से पहले आप उनसे मिलने गए थे? एकदम मिलने उस समय, उसके जस्ट पहले नहीं गया था, उसके भी 3-4 महीने पहले गया था। तो क्योंकि ये सब इतने व्यस्त रहते हैं ना, इनको मैं क्या, मैं अडवाणी जी का भी नहीं गया, उनका भी नहीं गया, जोशी जी का भी नहीं गया, ये लोग सब व्यस्त रहते हैं ना। मैं, अब मेरे पास कुछ विशेष बात रहे तब तो मैं जाऊं। आपका जिम्मेवारी भी कोई नहीं है आजकल खास मेरे पास पढ़ने के? नहीं, पढ़ना स्वयं में एक बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ। इसका देश के लिए लाभ होगा, पार्टी के लिए लाभ होगा। मैं जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा 1 वर्ष के बाद, इसका लाभ पार्टी को। घी कहाँ गिरा, दाल में गिरा। मेरा जो कुछ भी योगदान है मेरे लिए तो नहीं है, कैरियर के लिए तो नहीं है, पार्टी के लिए होगा, विचारधारा के लिए होगा, देश के यूपी में प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैंने आने के बाद 14 तारीख को ही जना कृष्णमूर्ति जी को बता दिया कि मैं एकांतवास से लौट आया हूँ, अध्ययन अवकाश मेरा जारी है। मैंने दोनों बातें उनको बता दी। फिर तो मेरा ऐसा विश्वास है कि चुनाव के इतना आगे बढ़ गए। प्रचार करेंगे कि नहीं? आपने यूपी की अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी अटेंड की। हाँ, तो प्रचार करेंगे कि नहीं यूपी के अंदर? ये तो अपनी पार्टी के बाकी के लोग सोचें। पार्टी के आपकी इच्छा क्या है? क्या मेरी इच्छा है कि मेरी बहुत जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। आप इरेलेवेंट हो गए पार्टी में? नहीं, बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव में पब्लिक मीटिंग भाषण करता नहीं हूँ। तो आप संगठन करते हैं हमेशा, संगठनात्मक कार्य में तो आप बड़े माहिर हैं। उसके इलेक्शन मैनेजमेंट का जो दौर रहता है वो चुनाव के कैंडिडेट की प्रक्रिया के पहले पूरा उसके बाद रिजल्ट ये आता है कि आपने जहां भी रहे तकरीबन वहां पार्टी हारी है। उल्टा राजस्थान में आप ना, उल्टा जब 93 उल्टा फैक्ट्स आर डिफरेंट। मैं बता रहा हूँ, बताइए, बताता हूँ। 1994 बिहार का प्रभार मिला, उस समय में पार्टी 4थे नंबर पर थी। 95 में विधानसभा लालू मुख्यमंत्री तो बन गए ना? नहीं, जब 95 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पहली राजस्थान में क्या हुआ? अच्छा, राजस्थान का ले लीजिए। राजस्थान में तो मैं तो विधानसभा में हारने के बाद प्रभारी बना, और जब प्रभारी बना तो लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में तो हम तो 5 के बढ़कर के 16 हो गए। अच्छा, उत्तर प्रदेश का लीजिए। उत्तर प्रदेश में मैं जब गया उसमें कितने विवाद थे। और मैं जब मैं मई 1999 कल्याण सिंह के भी मित्र माने जाते थे आप? तो नहीं, मित्र और जो पार्टी के जितने दुश्मन है उनके आपसे मित्रता बहुत होती है। नॉट एट ऑल। ऐसा मेरा कभी रहा नहीं है, और दोस्ती या दुश्मनी ये स्वभाव मेरे है ही नहीं है। मेरा है योगदान करते जाना। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी मैंने भरपूर ईमानदारी से योगदान किया। उस समय की स्थितियों में कल्याण सिंह की बगावत में भी कोई योगदान आपका था क्या? नॉट एट ऑल। वो तो परे थे, वो तो अपनी स्वयं सोच रहे थे, उनके मन में क्या था वो तो वो जाने।
हमने कोशिश की कि हर व्यक्ति के गुणों का उपयोग संगठन के लिए हो और दोषों की छाया संगठन पर ना पड़े। मैंने यही कोशिश की है। गोविंद जी, आपसे बहुत कोशिश की मैंने सीधी बात करने की। अब हमारे दर्शक ही बताएंगे कि इन्होंने कितनी हमसे सीधी बात की। गोविंद जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।